गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 3 बुद्धि, इसके बारे में पहले अपने आगे चला चुके हैं। ठीक है, बुद्धि की व्याख्या और बुद्धि के स्वरूप। अब आगे अपने क्या आएंगे, स्पीयरमैन के द्विघटक सिद्धांत में जी एवं एस घटक के सामान्य लक्षणों को समझाइए। ठीक है, किसके, जी और एस के, यानी स्पीयरमैन के द्विघटक सिद्धांत के बारे में जी और एस के सामान्य लक्षणों को समझाइए। तो सब अपने क्या समझेंगे कि ये सिद्धांत कब दिया था। ठीक है, ये तो पता है स्पीयरमैन ने दिया था, पर कब दिया था, तो ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक ने 1904 में, ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने द्विघटक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसकी, अपनी बौद्धिक शक्ति के आधार पर, यानी बौद्धिक शक्ति के ऊपर द्विघटक सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसको दो घटक बताए थे। ठीक है, दो घटक बताए थे, सामान्य बोधत्व और विशिष्ट बोधत्व। ठीक है, सामान्य बोधत्व उसको हम लोग किस नाम से जान देते हैं, जनरल फैक्टर। ठीक है, और विशिष्ट बोधत्व को एस फैक्टर। ठीक है, सामान्य बोधक को किस नाम से जाने जाते हैं, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर। ठीक है, विशिष्ट बोधक को किसके नाम से जाने जाते हैं, एस फैक्टर में स्पेशल फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले तो बौद्धिक क्षमता में जी फैक्टर और एस फैक्टर, ये दोनों परिबलों का जोड़ समुच्चय देखने को मिलता है। यानी जो भी अपने की बौद्धिक शक्ति है या बौद्धिक क्षमता है, तो इन दोनों में जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों परिबलों के समुच्चय देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जी फैक्टर के लक्षण, जनरल फैक्टर के लक्षण। तो जनरल फैक्टर के लक्षण में सबसे पहला क्या है, जन्मजात क्षमता। यानी ये फैक्टर है, जो जी फैक्टर है वो हमारे अंदर कब से दिखाई देता है, जन्म से ही होते हैं। यानी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, जो बुद्धि का माप होता है, वो बचपन से ही होता है। सामान्य मानसिक ऊर्जा या शक्ति उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी अगर बुद्धि क्षमता ज़्यादा है तो उसमें सामान्य मानसिक होता है और ऊर्जा शक्ति देखने को मिलती है, सातत्यपूर्ण होता है। ठीक है, यानी उसकी बौद्धिक क्षमता होती है वो सातत्यपूर्ण होती है। जी फैक्टर, तो जी फैक्टर में क्या है, अंतर देखने को मिलते हैं। यानी एक ही माता पिता के दो बच्चे होते तो उनकी बुद्धि क्षमता अलग अलग देखने को मिलती है। यानी जी फैक्टर में अंतर दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि ये जन्मजात है। ठीक है, जी फैक्टर में तो प्रत्येक प्रवृत्ति की क्षमता का उपयोग होता है जी फैक्टर में। यानी वो कोई भी प्रवृत्ति करता है तो उसमें वो अपनी क्षमता, यानी उसके पास जो भी नॉलेज होता है वो उसका उपयोग करता है। यानी प्रत्येक प्रवृत्ति में वो अपनी क्षमता का उपयोग करता है। जी फैक्टर, तो जी फैक्टर की मात्रा अधिक सफलता प्राप्त करती है। अगर जी फैक्टर की मात्रा, यानी उस बालक में बौद्धिक क्षमता में जी फैक्टर की मात्रा अधिक है, अधिक देखने को मिलती है, तो वो सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद आएंगे एस फैक्टर। एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर। और स्पेशल फैक्टर कैसा होता है, जन्मजात नहीं होता है। कैसा होता है, संपादित होता है। संपादित यानी हमको लोगों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, पर्यावरण से, स्कूल से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो संपादित होता है, जन्मजात होता नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या मिलता है, एस फैक्टर। स्पेशल फैक्टर कहाँ से मिलते हैं, तो पर्यावरण से और शिक्षा से प्राप्त होते हैं। पता है, अपने जानते कि बच्चा जन्म लेता है तब से पर्यावरण से जुड़ा होता है। यानी पर्यावरण से वो नई नई बातें सीखता है और शिक्षा से वो प्राप्त करता है। कौन से, एस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। एस फैक्टर में विविधता दिखाई देती है। ठीक है, विविधता कैसे दिखाई देती है, जैसे कोई सब्जेक्ट अगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। तो एस फैक्टर, स्पेशल फैक्टर में विविधता दिखाई देती है। विषय में व्यक्तिगत अंतर होता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, अगर उसको गणित में ज़्यादा रस है तो उसका क्या होगा, उस विषय में ज़्यादा रस होगा। ठीक है, एस फैक्टर की क्षमताएं समान नहीं होती। ठीक है, समान कैसे नहीं होती हैं, जैसे भाषा की हुआ, गणित हुआ, ये आदि है। जैसे भाषा में ज़्यादा रस है तो वो ज़्यादा ध्यान देता है, गणित में ज़्यादा रस है तो क्या होता, समान होती नहीं है, अलग अलग देखने को मिलती है। अब एस फैक्टर कैसा होता है, शिक्षा या तालीम द्वारा इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे मैंने देखा कि गणित में इसको कम रस है, ठीक है, भाषा में ज़्यादा रस है, तो हम उसको शिक्षा या तालीम के द्वारा गणित में रस ला सकते हैं। यानी उसका परिवर्तन तालीम में से परिवर्तन ला सकते हैं, यानी शिक्षा या तालीम से परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी उसका रस बदला जा सकता है कि उसमें इसका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। इस तरीके से स्पीयरमैन के
दो बौद्धिक क्षमता के दो सिद्धांत है, दो घटक में जी फैक्टर के लक्षण और एस फैक्टर के लक्षण के विषय में हम समझ चुके हैं। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट कौन सा है, जेपी दास के सिद्धांत में पास को समझाइए। ठीक है, तो जेपी दास ने सिद्धांत दिया है पास, उसने पास को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो जेपी दास, तो जेपी दास का पहले तो हम पूरा नाम जानेंगे। उनका नाम क्या है, जगन्नाथ प्रसाद दास। ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद दास। ठीक है, और उनके साथियों ने, ठीक है, ये पास का सिद्धांत मंजूर किया गया है, नहीं तो प्रस्तुत किया है। तो जेपी दास ने क्या समझाया है, ठीक है, तो जेपी दास ने सबसे पहले तो जो जी फैक्टर है उसका विरोध किया है। ठीक है, वो और उनके साथियों ने जी फैक्टर का विरोध किया है। फिर उन्होंने क्या बताया है, तो जेपी दास ने बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धि के बारे में क्या बताया, उन्होंने थोड़ी अपनी बातें बताई कि बोधात्मक क्षमता के मस्तिष्क की रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो बुद्धि है, बुद्धि में क्या होता है, मस्तिष्क है, उसकी रचना महत्वपूर्ण भाग रखती है। यानी अपने मस्तिष्क में जो भी भाग आते हैं वो महत्वपूर्ण भाग रखते हैं। ठीक है, सोचना, विचारना, तर्क शक्ति करना, ठीक है, निर्णय लेना, ये सब किसके होते हैं, हमारे मस्तिष्क के डिसीजन होते हैं। यानी उन्होंने मस्तिष्क को ज़्यादा महत्व दिया गया है। मस्तिष्क के केंद्र को दो भागों में बांटा है। ठीक है, यानी मस्तिष्क के केंद्र को बौद्धिक क्षमता के आधार पर मस्तिष्क के केंद्र को दो भागों में बांटा गया है। इससे पहले के चैप्टर में यानी 11th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षा में। ठीक है, कि मस्तिष्क को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, दायां मस्तिष्क गोलार्ध और बायां मस्तिष्क गोलार्ध, इस तरीके से मस्तिष्क को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो दृश्य हुआ, श्राव्य हुआ, गंध हुआ आदि केंद्र मस्तिष्क में निश्चित भाग में आते हैं। यानी आप जो देखते हो, सुनते हो, गंध का अनुभव करते हो, वो आपको पता है कि केंद्र के किसके भाग में है, निश्चित भाग में आए हुए हैं। यानी मस्तिष्क का जो केंद्र भाग है, बीच का भाग है, उस भाग में आए हुए हैं। कौन सा, दृश्य, श्राव्य और गंध। उदाहरण के तौर पे अपने क्या लेते हैं, जैसे बाएं गोलार्ध। ठीक है, अगर बाएं गोलार्ध में चोट लगती है, ठीक है, अगर मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में चोट लगती है तो लगने पर क्या होता है, भाषा बोलने का, लिखने का, ठीक है, सुनने का, समझने में अवरोध आता है। यानी हम लोग मानसिक मनोविकृति से गुजरते हैं, ये सब हमको समझ में आता नहीं है। इसके आगे है मस्तिष्क की रचना। मस्तिष्क की विशिष्ट रचना में व्यक्ति बोधात्मक क्षमता से जुड़ी यह स्पष्ट करने के लिए जेपी दास ने पास का सिद्धांत दिया है। यानी जेपी दास ने इसको मस्तिष्क को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो मस्तिष्क की जो विशिष्ट रचनाएं होती हैं वो बुद्धि के यानी व्यक्ति की बौद्धिक जो क्षमता होती है, ठीक है, मस्तिष्क की विशिष्ट रचना होती है, वो व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता होती है उससे जुड़ी हुई होती है, यानी उसको स्पष्ट करती हैं। तो जेपी दास ने उसको पास नाम के सिद्धांत से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब पास नाम के सिद्धांत में क्या गया है, पास को PASS इस तरीके से डिवाइड किया गया। तो पास यानी प्लानिंग यानी आयोजन। ठीक है, ए मीन्स अटेंशन एराउजल, मीन्स ध्यान उत्तेजना। ठीक है, फिर है एस तो सिमुलेशंस प्रोसेसिंग, समकालीन प्रक्रिया। एस सक्सेसिव प्रोसेसिंग यानी क्रमबद्ध प्रक्रिया। अब इसको हम लोग बारी बारी से समझें। ये सबसे पहले क्या आएगा, पी मीन्स प्लानिंग यानी आयोजन। अब आयोजन में क्या बताया है, उन्होंने सब मस्तिष्क से जुड़े यानी दिमाग से जुड़े, मस्तिष्क से जुड़े सब उस रिलेटेड समझाए हैं कि इन्होंने जेपी दास ने। तो उन्होंने क्या समझाया, बोधात्मक क्षमता है। ठीक है, तो समस्या का हल किस तरह से लेना, निर्णय किस तरीके से करना, निर्णय अनुसार व्यवहार लेना। ठीक है, तो बौद्धिक क्षमता में क्या है, समस्या का किस तरीके से हल होगा, ठीक है, फिर किस तरीके से हल होगा, उसका निर्णय कैसे लेंगे और उसके साथ निर्णय अनुसार व्यवहार कैसे करेंगे। तो उन्होंने मस्तिष्क के बोधात्मक क्षमता पर डाला है। ठीक है, ध्येय निश्चित करना, कौन सा ध्येय है अपना, उसको किस तरीके से पूरा करना। पूर्वानुमान यानी ये जो ध्येय अपने निश्चित किए इससे पहले यानी और जैसे और भी ध्येय नक्की किए तो उन्होंने कैसे पूरे किए। ठीक है, प्रतिभा या प्रतिपुष्टि यानी हमको उससे संतोष है या नहीं, फीडबैक लेना उसका कि ये मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है या नहीं। ऐसे उपयोग करके मानसिक क्रिया का उपयोग करते हैं यानी मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्री प्लानिंग आयोजन है वो किससे जुड़े हुए हैं, उसके लिए क्या जिम्मेदार है, तो बड़े मस्तिष्क का अग्रखंड उसके लिए जिम्मेदार है। बड़े मस्तिष्क का अग्रखंड उसके लिए जिम्मेदार है कि ध्येय का निश्चय, पूर्वानुमान, फिर प्रतिपुष्टि, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं और वो बड़े मस्तिष्क के अर्घ भाग के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद अपने लेंगे
ए यानी अटेंशन एराउजल यानी ध्यान उत्तेजना यानी ध्यान रखना, ध्यान करना। ये तो आप जानते हो कि ध्यान किस तरीके से होता है, शांत वातावरण। तो बोधात्मक प्रक्रिया में क्या होता है, पर्यावरण में रहे हुए उद्दीपकों के प्रति ध्यान, ठीक है, यानी जो पर्यावरण के उद्दीपक होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं उसके प्रति हमारी ध्यान केंद्रता बढ़ती है, और जो अन्य उद्दीपक हैं जो हमें पसंद नहीं होते उसके हम लोग क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं। किससे, बोधात्मक प्रक्रिया में, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की परेशानी आती है, ध्यान केंद्रित करने की परेशानी आती है, विकृति देखने को मिलती है, तो उसमें क्या होती है, बोधात्मक प्रक्रिया में कमी देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है तो उसकी क्या होती है, बोधात्मक प्रक्रिया में कमी देखने को मिलती है, यानी वो इंसान कैसा होता है, विकृत होता है। अब ये ए अटेंशन एराउजल ध्यान उत्तेजना है, वो मस्तिष्क से और थैलेमस से जुड़ा हुआ है, यानी मस्तिष्क एवं थैलेमस से जुड़ा हुआ है, यानी उसके लिए वो जिम्मेदार है। आगे अपने नेक्स्ट आएंगे एस यानी सिमुलेशंस प्रोसेसिंग यानी समकालीन प्रक्रिया, ठीक है। समकालीन प्रक्रिया में क्या है, ये बोधात्मक प्रक्रिया में क्या देखने को मिलता है, अलग अलग उद्दीपक होते हैं, ठीक है। अलग अलग उद्दीपकों को जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, समग्र घटना तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे भाषा की समझ उसमें आती है, भाषा की समझ यानी आवश्यकता से अधिक, ठीक है, यानी भाषा की समझ यानी जैसे बहुत ही ज़्यादा अपने पास बातें इकट्ठी हो जाती हैं फिर उसको हम लोग जोड़कर पूरी बात तैयार करते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि मेरी माता के पिता का पुत्र मेरा क्या कहलाएगा, तो ये भाषा की समझ हुई। अब इसमें काफ़ी क्या आ गया, मेरी माता भी आ गई, उसके पिता आ गए, उनके पुत्र आ गए, वो मेरे क्या कहलाएंगे, तो क्या हुआ, बहुत लंबा हुआ, ठीक है। यानी आवश्यकता से अधिक वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है, तब इसका ही उपयोग यानी समकालीन प्रक्रिया का उपयोग होता है। तो क्या कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, अपने मामा कहलाएंगे, ठीक है, मामा कहलाएंगे। अब ये जो बोधात्मक प्रक्रिया है, कौन सी, समकालीन प्रक्रिया, ये किससे जुड़ी है, मस्तिष्क के पार्श्वखंड और मध्यखंड से जुड़ी हुई है। कौन से, मस्तिष्क के पार्श्वखंड और मध्यखंड से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट अपने लेंगे एस सक्सेसिव प्रोसेसिंग यानी क्रमबद्ध प्रक्रिया। क्रमबद्ध प्रक्रिया यानी अपने पढ़ाई में सीखते हैं जैसे क ख ग ए बी सी डी, तो वो क्या हुई, क्रमबद्ध प्रक्रिया यानी क्रम से चलती है। तो बोधात्मक प्रक्रिया में क्या, उद्दीपक को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उद्दीपक को पद रूप यानी आप कोई भी वर्ड्स बोलते हो उसको क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, क्रमबद्ध हुआ, जा रहा हूँ मैं, ये क्रमबद्ध हुआ नहीं। तो वो किस में सीखते हो आप लोग, अपने पढ़ाई में सीखते हो, शिक्षण में सीखते हो। तो क्रमिक रूप से अक्षर या वर्णमाला एवं शब्द संयोजन, वाचन एवं लेखन कार्य की क्षमता का समावेश होता है। किसमें समावेश होता है, क्रमबद्ध प्रक्रिया में समावेश होता है, जिससे आप लोग क्या सीखते हो, वर्णमाला एवं शब्द सीखते हो, जैसे वो शब्दों का संयोजन सीखते हो, वाचन सीखते हो, लेखन, ये सब कार्य सीखते हो। अब ये जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है वो बड़े मस्तिष्क के अग्रखंड भाग, निम्नखंड भाग और निम्नखंड भाग में महत्वपूर्ण भाग देती, नहीं तो जुड़े हुए हैं। यानी मस्तिष्क का अग्रखंड भाग और निम्नखंड भाग ये जुड़ा हुआ है, जो महत्वपूर्ण भाग देता है। ये क्वेश्चन को समझने के बाद, कौन सा, जेपी दास के पास के सिद्धांत को समझे। तो पास को सिद्धांत को समझने के लिए यानी उनके पास के आधार पर पॉइंट दिए गए हैं। PASS, P मीन्स आयोजन, A मीन्स ध्यान उत्तेजना, S मीन्स समकालीन प्रक्रिया और S मीन्स क्रमबद्ध प्रक्रिया, जिसको हम आगे समझ चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि बुद्धि आँख के विषय में थोड़ा सा समझाऊंगी, ठीक है, डिटेल में बाद में देखेंगे यानी बाद में समझाऊंगी, पर अभी थोड़ा सा समझाती। बुद्धि आँख जो अपने ने बुद्धि लब्धि के विषय में देखा था, बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वांटिटिव, ठीक है, यानी उसको बोलते हैं अपने IQ, ठीक है। तो बुद्धि आँख का सूत्र अपने ने देखा था, मानसिक आयु और शारीरिक आयु गुणिया 100, यानी अपने को मानसिक आयु और शारीरिक आयु प्राप्त होती है तो उससे हम उसको सम को सोल्व कर सकते हैं। अब मानसिक आयु में कैसे होता है, शारीरिक आयु तो आपको पता होती है, पर मानसिक आयु में कैसे किया जाता है, बच्चों से टेस्ट ली जाती है, उनकी परीक्षा ली जाती है। जैसे अब बच्चे होते हैं उससे 2 महीने या 6 महीने से छोटा है, क्वेश्चन पेपर उनको दिया जाता है, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पे उनको 2 मार्क्स मिलते
हैं। इसके आधार पर उनकी मानसिक आयु तय की जाती है। धीरे धीरे जिस तरीके से बच्चा आगे बढ़ता है उस तरीके से उसकी मानसिक आयु का यानी टेस्ट के ऊपर निर्धारित होता है, जिसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी। यहाँ एक उदाहरण समझ लो कि बालक की शारीरिक उम्र 7 वर्ष एवं 6 महीने है। ठीक है, बालक की शारीरिक उम्र 7 वर्ष और 6 महीने यानी 90 महीने हुई। ठीक है, और उसकी मानसिक आयु 108 है। 108 है यानी जो वो आलेख दिया गया उसके आधार पर समझाएंगे, पर वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी खाली बुद्धि आँख के विषय में समझ लो। और उसकी मानसिक आयु कितनी है? 108 महीने। जो मैंने बताया ना कि टेस्ट लेते हैं उसके आधार पे एक प्रश्न पे उनको 2 महीने का या नहीं तो 2 मार्क्स मिलते हैं। तो IQ में क्या रखेंगे? मानसिक आयु और शारीरिक आयु गुणा 100। अब मानसिक आयु कितनी है? 108। शारीरिक आयु कितनी है? 90 गुणा 100। तो आंसर कितना आया? 120। इस तरीके से बुद्धि आँख निकाला जाता है यानी IQ टेस्ट किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन का द्विघटक सिद्धांत, JP दास का पास का सिद्धांत और बुद्धि आँख के विषय में समझाया है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर की पिक भेजूंगी, उसके क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में लिख लेना। अस्तु।